स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। केरल सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें राज्य के गवर्नर को पेंडिंग बिल्स क्लियर करने के लिए आदेश देने की मांग की गई है। इससे पहले भी तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के राज्यपालों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इन राज्यों का कहना है कि राज्यपाल संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। न्यूज एंड व्यूज में आज राज्यपालों की भूमिका की चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि बार बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंच रहा है। सबसे पहले राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 और 154 के अनुसार राज्यपाल अपने राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक राज्यपाल के पास एक से ज्यादा राज्यों का दायित्व भी हो सकता है, इसके लिए संविधान में कोई मनाही नहीं है। आर्टिकल 154 का सेक्शन 1 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी और वो इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। वहीं आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। हालांकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें राज्यपाल अपने विवेक से करता है, उसमें उसको मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं होती है। विधेयकों को पारित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को संविधान के आर्टिकल 200 में परिभाषित किया गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला ये कि राज्यपाल उसे अपनी मंजूरी दे देंगे, दूसरा ये है कि मंजूरी नहीं देंगे यानी मना कर देंगे, और ऐसा करने पर विधानमंडल से पारित वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तीसरी स्थिति है कि यदि वो विधेयक वित्त विधेयक नहीं है तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज देंगे। हालांकि यदि उस विधेयक को राज्य विधानमंडल कुछ संशोधनों के साथ या बिना किसी संशोधन के एज इट इज भी दोबारा पारित करके भेज देता है, तब राज्यपाल इस पर अपनी सहमति को रोक नहीं सकते हैं, यानी उस स्थिति में उन्हें विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होगी। और चौथा विकल्प ये है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति दे भी सकते हैं, उसे रोक भी सकते हैं। राज्यपाल को ये निर्देश भी दे सकते हैं कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज दें। एक बात और, कोई विधेयक संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं, देश के व्यापक हित या गंभीर राष्ट्रीय महत्व के विरुद्ध तो नहीं है, ये सब तय करना राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। अब पिछले कुछ सालों में राज्य सरकारों और राज्यपालों के संबंधों में जो खटास देखने को मिल रही है, उसकी वजह राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां ही हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं है। सरकार बनाने वाली पार्टी या नेता का चुनाव करना, बहुमत सिद्ध करने के लिए डेडलाइन तय कर देना, विधेयकों को अपने पास ही रखे रहना और राज्य प्रशासन के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां करने जैसे कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर राज्यपाल विवादों में रहते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गवर्नर्स की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है। आर्टिकल 200 में इस बात की कोई समय सीमा नहीं है कि गवर्नर कितने समय में किसी बिल पर अपना फैसला लेंगे, और इसी का फायदा राज्यपाल उठाते हैं। इस वजह से राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच अंतर की ये खाई बहुत गहरी होती जा रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की स्थितियां पहले भी आती रही हैं और कई मामले पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। 1974 में शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कुछ अपवादों को छोड़कर सिर्फ मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही करेंगे। वहीं 2018 के एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संवैधानिक संस्कृति के आधार पर संविधान के नैतिक मूल्यों को पहचानने पर जोर दिया था। कोर्ट के अनुसार संवैधानिक नैतिकता उन लोगों पर उत्तरदायित्व और कर्तव्य निर्वहन की जिम्मेदारी डालती है जो संवैधानिक संस्थाओं को संभालते हैं। वहीं 2006 में रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति का राज्यपाल ने दुरुपयोग किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि पूर्वाग्रह और सनक से भरे राज्यपाल के कार्य न्यायिक समीक्षा के योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा केंद्र राज्य संबंधों और गवर्नर की भूमिका की जांच करने के लिए बने सरकारिया आयोग ने 1988 में दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कुछ राज्यपाल
अपेक्षित निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता को दिखाने में असफल रहे। रिपोर्ट में सुझाया गया था कि राज्यपाल नियुक्त करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा की जानी चाहिए। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपालों के सामने जो बिल मंजूरी के लिए रखे जाते हैं, उन पर राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की मंशा के विपरीत जाकर सिर्फ इसलिए निर्णय नहीं लेना चाहिए कि उन्हें बिल की नीतियां पसंद नहीं। दरअसल राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की स्थितियां अक्सर उन्हीं राज्यों में आती हैं जहां राज्य सरकार उस पार्टी की हो जो केंद्र में न हो। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में काम करते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं, जबकि उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती। राज्यों की निर्वाचित सरकार की सलाह पर ही काम करने की उनसे अपेक्षा रहती है। ऐसे में केंद्र सरकार के विरोधी राजनीतिक दलों की सरकारों वाले राज्यों में राज्यपालों के व्यवहार पर बहुत गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में कोई निर्णायक और सख्त फैसला देने की जरूरत है, ताकि स्वविवेक या संभावना वाले ग्रे एरियाज का फायदा राज्यपाल अपने लिए न उठा पाए। मंजूरी रोके रखने के मामले में भी ये स्पष्ट होना चाहिए कि यह फाइनल रिजेक्शन है या किसी फॉलोअप की जरूरत है, या फिर बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना है। लेकिन आखिरकार इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि फेडरलिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे में गवर्नर्स को राज्यों की चुनी हुई सरकारों की ताकत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।